हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में मैंने 2 नंबर के जितने भी एमपी बोर्ड सोशल साइंस के क्वेश्चन हो सकते थे, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सबको कवर किया है। और जितने क्वेश्चन बचे हैं उन आने वाली वीडियो में उन सबको कवर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस ज़िले से संबंधित हैं ये भी कमेंट में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का कि दिसंबर 1988 की वन नीति की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 नंबर का है तो 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है ना। तो देखिए, 7 दिसंबर 1988 को एक सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है, वन नीति। कौन सी? वन नीति। वन नीति घोषित की गई। इस वन नीति की 2 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। कौन कौन सी? कि पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाए। मतलब जहाँ पहाड़ी और घाटियाँ, पहाड़ी तो आप जानते हैं, घाटियाँ होती हैं दो पहाड़ियों के बीच का जगह, है ना। घाटियाँ घाटियाँ और नदियों की जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ जहाँ इनका जल का प्रभाव है ना, जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। क्या बढ़ाए जाएं? वन, है ना, जंगल। दूसरी क्या है इसमें नीति की विशेषताएं? कि जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारस्परिक हक बरकरार रखे जाएं। मतलब कि जो वो काम वहाँ करते हैं, रहते हैं, या जो भी कुछ वो क्रियाकलाप अपने करते हैं, आदिवासी और गरीब पहले से जो रहते आ रहे हैं, उनके जो हक हैं, उनके जो कार्य हैं, उनको बरकरार रखे जाए, उनमें कोई भी दखल ना दिया जाए। तो ये 2 विशेषताएं थी किसकी? 7 दिसंबर 1988 को जो वन नीति निर्धारित की गई। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या, कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों के नाम बताइए। तो भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टी, देखो, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। मतलब आपको तो कोई भी 2 लिखना है तो आप कोई भी 2 लिख देंगे ना, 2 नंबर आपके पक्के। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, है ना, कछारी मिट्टी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन किन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पता है अंग्रेज कैसे आए थे, किस माध्यम से आए थे? व्यापार के माध्यम से आए थे। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियां व्यापार के माध्यम से इंडिया में आई, फिर उनने अपना हक जमाना शुरू किया। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनने व्यापार केंद्र स्थापित किए भारत में? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, यार ना, वास्को डी गामा पुर्तगाली था। इसके बाद ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की, फ्रेंच मतलब फ्रांस के, और फिर हॉलैंड के डच कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। तो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने गुजरात में सूरत जो है उसको व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। वहां से वो अपना पूरा जो है व्यापारिक सत्ता पूरे देश में फैलाती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका मेन उत्तर जो है, ये कौन कौन सी व्यापारिक कंपनी यूरोपीय? तो देखिए, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, डच है, और आपकी जो है ब्रिटिश, फ्रेंच और डच, ठीक है, और पुर्तगाली है। तो ये 4 कंपनियों ने अपने जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अगला है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में, कांग्रेस ने, है ना, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो अपने प्रारंभिक काल में कांग्रेस का जो WC बनर्जी ने जो है स्थापना की, उसकी एक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए। तो कांग्रेस ने क्या निराकरण अपनाए कि उनके पास लोग दुख और शिकायत लेके आते थे, या किस प्रकार से आए, या दूसरों के हल करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रारंभिक काल 1875 से 1905, यानी 20 सालों के दरमियान जब प्रारंभिक काल था, उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादी आप जानते हैं, है ना, जो शांत स्वभाव के, जिन्होंने स्वतंत्रता की मांग के स्थान पर भारतीयों के लिए कुछ रियायतें चाही। इनका मूल उद्देश्य था कि अब वो शासन तो कर ही रहे थे, है ना, अंग्रेज, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था कि भारत के लोगों के साथ शोषण ना हो, बस, है ना, वो ये देखते थे। जिनको प्राप्त करने के लिए रियायतें, जो जिनको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र या प्रतिनिधि मंडलों को ब्रिटिश सरकार के पास भेजा, क्योंकि उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की सत्यप्रियता एवं न्याय पर पूर्ण विश्वास था। अब देखिए, इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं आपको समझने के लिए, कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण करने के लिए कौन से, अब जो लोग क्या होते थे, ये जो कांग्रेस के लोग थे, ये अंग्रेज और जनता के बीच के व्यक्ति थे, है ना, क्योंकि भारतीय डायरेक्ट अपनी जो भी बात है वो अंग्रेजों से नहीं कहते थे।
तो बीच की जो कांग्रेसी कंपनी थी, कांग्रेस पार्टी थी शुरुआत की, उससे ही वो कहते थे। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी उदारवादी नेता थे, ये जो है कैसे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका निराकरण करते थे। तो ये लोग अंग्रेजों से जाकर इनकी समस्याओं का हल जो है निकलवाते थे। देखिए, कांग्रेस के प्रारंभिक काल में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, जिन्होंने स्वतंत्रता की मांग के स्थान पर भारतीयों के लिए कुछ रियायतें चाही, जिनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र, ओके, अब इनने कौन कौन से तरीके अपनाए, स्मरण पत्र और प्रतिनिधि मंडलों को ब्रिटिश सरकार के पास भेजा, क्योंकि उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की सत्यप्रियता एवं न्याय पर पूर्ण विश्वास था, है ना। इनको अंग्रेजों की सत्यप्रियता और न्याय पर पूर्ण विश्वास था, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के ऋण देता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको लिखना है कि भूमि विकास बैंक भूमि की जमानत पर भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लगवाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इन बैंकों की सुविधा भूमिधारी बड़े किसान ही ले पाते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आप तुरंत इसका आंसर आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि विकास बैंक को किस अवधि के ऋण दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि भूमि विकास बैंक जो है 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देते हैं। इनको क्यों देते हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं इनके लिए भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लगाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर, थ्रेसर वगैरह, हार्वेस्टर खरीदने के लिए ऋण लिया जाता है। अगला है कि आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। तो आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य किस प्रकार से हैं, आप ये देखिए। आर्थिक नियोजन आप जानते हैं, आर्थिक मतलब होता है पैसों से या धन से संबंधित। तो पैसों से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनके 2 उद्देश्य बताना है हमको। तो सुनिए, आर्थिक के पहला है संसाधनों का उचित प्रयोग। जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं या फिर सार्वजनिक संसाधन जो मानव निर्मित हैं, उनका उचित प्रयोग, है ना। अब संसाधन आप जानते हैं क्या होते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। कि आर्थिक नियोजन में इस पहलू पर ध्यान दिया जाता है कि राष्ट्र के संसाधन का उचित और विवेकतम श्रेष्ठतम प्रयोग हो। मतलब देश में जितने भी संसाधन हैं उनका उचित और श्रेष्ठतम प्रयोग हो, आपको यही लिख देना है। एक तो हो गया आपका। दूसरा, अधिकतम उत्पादन। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन को अधिकतम करना है। अब राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम होगी, रहन जीवन शैली सुधरेगी, तभी तो आर्थिक नियोजन सही होगा, है ना। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी किसी देश की। तो अधिक उत्पादन तभी होगा जब लोगों के पास रोजगार होगा और संसाधनों का हम उपयोग करेंगे। अगला है ज्ञान पर आधारित, है ना। ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, तो सुनिए इसको कि इसका आंसर है वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर संचालित होती हैं। दूरसंचार तकनीकी के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणाओं का विकसित हुआ है। फिर से सुनिए, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, तो ऐसा समाज, आपको लिख देना है, ऐसा समाज जिसमें सभी क्रियाएं ज्ञान के आधार पर संचालित होती हैं, वही ज्ञान आधारित समाज है। देखिए कितना ईजी है ना, बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगला है अधोसंरचना किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है बेसुविधाएं एवं बेक्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं। उत्पादन, आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं ना, कुछ भी XYZ, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने वाली चीजें हैं, जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं उन्हें अधोसंरचना कहते हैं। जैसे ऊर्जा, परिवहन के साधन, बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा। अब देखिए कोई भी चीज़ हमें चाहिए, अगर कुछ उत्पादन होना है, जैसे मोबाइल बनेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में सामान बनते हैं, टूल्स बनते हैं, मशीनरी बनती है, तो इनमें हमें इन चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। कौन कौन सी, ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता, बिना एनर्जी लाइट की कुछ हो सकता है क्या। परिवहन के साधन भी चाहिए, है ना। बांध, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब एक देश में रहेंगी तभी तो उस देश का विकास होगा, यानी इन्हीं को अधोसंरचना कहते हैं। अगर ये सब किसी देश की मजबूत हैं तो वहाँ का उत्पादन में इनडायरेक्टली भी में जो वहाँ के उत्पादन में ही सहायता करती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अगला है
सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार क्या है हमको ये बताना है। देखिए, भारत सरकार ने सन 2005 को सूचना प्राप्त करने का अधिकार के नाम से एक कानून बनाया। कब बनाया? 2005 को। ठीक है, यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतलब सरकारी विभागों के क्रियाकलापों को लोगों को है ना सूचनाएं पाने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति अधिकार पे उनको अधिकार होता है सभी व्यक्तियों को कि वो क्रियाकलापों की जानकारी सरकार से मांग लेते हैं, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI 2005 में लागू किया गया। आपको कोई भी, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं है ना, तो आपको एग्ज़ाम दिया आपने और संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको हर चीज़ की सूचना, जैसे आपको कोई चीज़ बेची जाती है तो उसके लिफाफे पर आप देखते हैं उस वस्तु में क्या क्या डला है, कहाँ बनी है, कैसे क्या ऑफिस वगैरह, हर चीज़ का ब्यौरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको अधिकार है, आपके जानने का अधिकार है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर व्यापार कर रही थी, सूरत में उसका औद्योगिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, उसका उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार द्वारा अधिक से अधिक धन कमाकर इंग्लैंड को समृद्धशील बनाना था, या फिर अधिक से अधिक धन को कमाकर इंग्लैंड को भेजना था। बस सीधी सी बात है। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कहाँ हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ। मेरठ छावनी जो अभी यूपी में है वहां से शुरू हुआ। क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, देखिए इसमें, देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए, अब आप ये समझिए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। याद रखना क्या है? देश की राष्ट्रीय आय, आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे इसी फॉर्मूले में, मान लीजिए आपका आंसर है ये कि देश की राष्ट्रीय आय में अगर देश की जनसंख्या से हम भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर राष्ट्रीय आय क्या है? तो पिछले एक वर्ष में देश की समस्त उत्पादन और सेवाओं का भौतिक मूल्य ही देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विजन 2020 क्या है, बताइए। तो सुनिए, भारतीय योजना आयोग ने, जो योजना आयोग होता है ना, नेशनल प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता पड़ गया कि इंडिया विजन एक दस्तावेज है जो जनवरी 2003 में लागू हुआ। और किसने किया? भारतीय योजना आयोग ने। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। ये तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी और निरक्षरता पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। इसमें कुछ भी दूर नहीं हुआ है ना, और कोई बदलाव भी नहीं हुआ, सब ऐसा कहीं वैसा ही है। अगला है, भारत में सेवा क्षेत्र के विकास की कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। सेवा क्षेत्र के विकास के कोई दो कारण स्पष्ट कीजिए। सेवा क्षेत्र आप जानते हैं, जैसे हम कोई, जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां तो हमको भौतिक वस्तु देती हैं, याद रखना। जैसे टेलीकॉम कंपनियां हैं ना, तो वो सेवाएं देती हैं। जैसे आपको कोई इंटेंजिबल एसेट तो कोई प्राप्त हो नहीं रहा है, जैसे आप मोबाइल बैलेंस डलवाने जाते हैं दुकान पर, तो दुकानदार आपसे पैसे लेता है, लेकिन आपको कोई वस्तु देता है क्या? नहीं देता ना। क्या देता है वो एक्चुअली में? वो देता है आपको बैलेंस मोबाइल में डाल के, जिससे आप बात कर सकते हैं। तो वही होता है एक प्रकार की सेवा। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र। तो भारत में सेवा क्षेत्र के विकास के निम्नलिखित कारण बताइए। देखिए, दो कारण हैं, 2 नंबर का है, तो 2 कारण बताने कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ने से सेवा क्षेत्र का विस्तार हो गया। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र इनके बढ़ने से सेवा क्षेत्र का विकास हो गया। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि औद्योगिकरण के कारण बैंकिंग वित्तीय सेवाओं में मांग में वृद्धि हो गई।
बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, इसलिए जो है हाँ। अब आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान को बताइए। कि जो सेवा क्षेत्र है ना, इससे होने वाले उत्पादन और इनकम से राष्ट्रीय आय में क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो देखिए देश की आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा के क्षेत्र का महत्व क्रमशः बढ़ रहा है। ठीक है, आज शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, सभी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। आप अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो कम से कम इतना तो लिख ही दें कि देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सेवा का क्षेत्र बढ़ रहा है और राष्ट्रीय आय का आधे से अधिक भाग अब सेवा से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। उपभोक्ता के अधिकार लिखिए, सुनिए। सामान्यतः उपभोक्ता को सुरक्षा, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी, चयन तथा क्षतिपूर्ति का अधिकार है। मतलब कि उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार है, एक पॉइंट लिख सकते हैं। उपभोक्ता को उचित वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है, उचित सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, चयन करने का अधिकार है कि वो कौन सी वस्तु खरीदना चाहता है, और क्षतिपूर्ति, अगर उसको ऐसा लगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, तो उसकी क्षतिपूर्ति होने का भी उसको अधिकार है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता कोई दो बताइए। कि उपभोक्ता जागरूकता जो है उसकी आवश्यकता क्यों है समाज में। इसके हमें दो कारण बताने हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सुनिए, उपभोक्ता जागरूकता की दो आवश्यकता इस प्रकार है। पहली है क्या कि अधिकतम संतोष प्राप्त करना और उत्पादकों के शोषण से बचाव। उपभोक्ताओं जो है उनको शोषण से बचाने के लिए, और दूसरा है अधिकतम संतोष प्राप्त करना, है ना। तो उपभोक्ता की जी अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता इसीलिए पड़ी जिससे कि उपभोक्ताओं के साथ शोषण ना हो। दूसरा ये है कि वो संतोषजनक स्थिति में रहें, है ना, उनको उचित मूल्य की वस्तु दी जाए, जितना वस्तु का रेट है वो सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।